इंटरनेशनल रिलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई फर्क है? आदर्शवाद जब फेल होता है ना, उसके बाद फेल क्यों होता है आदर्शवाद? मार्गेंथो की कौन सी बुक है? मार्गेंथो की कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन, कब आई वो? 1948। कितने प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने? 6 प्रिंसिपल। बताओ। क्योंकि आपने क्रिकेट अपनी हॉबी बताया, आपने बोला फॉरेन पॉलिसी भी आपको पसंद है, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने क्रिकेट का यूज़ करके इंडियन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया है और फॉरेन रिलेशंस को मजबूत किया है। गुड मॉर्निंग। 10वीं में 68% है आपके, यस सर। और सीनियर सेकेंडरी में 55 है, यस ग्रेजुएशन में आपके 44% है, यस सर। पीजी में 63 है। यस नाउ यू आर enrolled in PhD. यस सर। From where you are pursuing your PhD? यस सर, रोहिलखंड बरेली। Royal Khambhai. What is your title of your PhD? Emergence of BJP as a political party since 1982 2024। और आपने नेट किया है? सर JRF किया। JRF। अच्छा अच्छा, इसमें ठीक है। और हॉबीज़ क्या है आपकी? सर प्लेइंग क्रिकेट खेलता हूँ सर। अच्छा, तो MA आपने कहाँ से किया? सर इग्नू से। इग्नू से। और ग्रेजुएशन भी इग्नू से आपने किया? यस सर। नहीं, वो सर डीम से किया है, लेकिन सर वो ओपन से था। वो ओपन से किया है। तो आपकी ग्रेजुएशन में 44% है, यस सर। इतना कम क्यों है ये? क्योंकि सर जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो मैं कॉमर्स साइड से था, लेकिन मैं तो जॉब वगैरह कर रहा था, ओपन से चल रहा था, तो बैंकिंग में सेक्टर में जॉब कर रहा था प्राइवेट में, तो पढ़ता थोड़ा कम था उस टाइम, स्टडी पे कम फोकस था। अब स्टडी पे पूरा होगा फोकस? सर उसके बाद जैसे JRF क्वालिफाई हुआ, मतलब पता चला फ्रेंड के थ्रू, तो फिर मैंने JRF की तैयारी की पॉलिटिकल साइंस से, तो उसी MA के दौरान फिर मैंने PhD के लिए सोचा, फिर अब थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाई करके, तो उस टाइम फोकस नहीं था। JRF कौन से ईयर में क्वालिफाई किया आपने? सर 2020 में। 2020? यस सर। तो तब से अभी PhD में आपका एनरोलमेंट हो चुका है? हाँ सर, वो 3 साल तक हुआ नहीं था एनरोलमेंट, क्योंकि मतलब 2 साल तक नहीं हुआ, फिर तीसरे साल में हुआ था जब खत्म होने वाला था। ठीक है, तो मतलब अभी आप JRF की स्कॉलरशिप मिल रही है आपको? यस सर। क्या फुल फॉर्म होती है JRF की? जूनियर रिसर्च फेलो सर। और नेट की? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, तो हॉबीज़ में आपको क्रिकेट पसंद है? यस सर। कौन कौन पसंद है क्रिकेट में? सर तिलक वर्मा अभी करंट में, अच्छा। और रिंकू सिंह। अच्छा, ये पसंद है आपको? यस। कुछ विमेन क्रिकेटर भी पसंद है? वुमेन क्रिकेट सर अभी देखते नहीं, क्योंकि जो टेलीकास्ट होता है तो कम प्लेटफॉर्म पे होता है, जैसे अभी जो हमने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उस पर रैंडमली कभी कभार आता है, बाकी इसका तो जो वुमेन्स का है वो लगातार देखते रहते हैं, सभी चैनल वगैरह अपलोड कर देते हैं। ये आपकी हॉबी है क्रिकेट, यस सर। तो आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट दोनों एस्पेक्ट पर ध्यान रखना है कि वो तो करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो आजकल तो इंटरनेट है सर ये इंफॉर्मेशन तो सर रखता हूँ, जैसे पिछला विमेन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? पिछला वुमेन वर्ल्ड कप ये सर ऐसे याद तो अभी नहीं। करंट कहाँ हुआ है? करंट में वुमेन वर्ल्ड कप सर अभी बस ये इतना पता अभी सर फ्री में दिखा रहा है कि सर ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया जीती है, सेमीफाइनल में एंट्री की है, इतना सर पता है। पॉलिटिकल साइंस में क्या पसंद है आपको? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? सर इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरनेशनल जो रिलेशन? सर जैसे कि सर अगर छोटे स्तर पे देखें, जो हमारे आपस में जो संबंध होते हैं उन्हें विश्व स्तर पर एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो संबंध होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जुड़ाव होता है व्यक्ति से व्यक्ति और सरकारों के बीच में, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। व्यक्ति और सरकारों के बीच के संबंध हुए? यस सर। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके तहत पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की जाती है, ताकि जो जोड़ है और जो संबंध है ज़्यादा प्रगाढ़ किया जा सके। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई फर्क है? यस सर, फर्क तो है। ये सर एग्जैक्ट तो इतना नहीं पता, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से काम करता है। जो पॉलिटिक्स होता है और जो रिलेशन होता है
वो इनकी नीतियों और पॉलिसीज के साथ कैसे संबंध बनाए रखते हैं देशों के साथ। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट Yes, sir. ट्रैक 1 फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रेटजी ट्रैक 1 में आता है, ट्रैक 2 में आता है। पीपल टू पीपल सर ट्रैक 2 में। ट्रैक 1 में क्या है? ट्रैक 1 में सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट रखते हैं तो उसे ट्रैक 1 कहते हैं, और ट्रैक 2 पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के साथ सर हमारे अभी जो जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ यहाँ पे जो आप represent और फॉरेन सर मैंने जो पढ़ा सर बीएल पाडिया की बुक पढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और फॉरेन पॉलिसी के लिए तो सर मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, और यूपीएससी के लिए जो तपन विश्वाल की बुक आती है उसको पढ़ता हूँ। तपन विश्वाल की कौन सी किताब है? सर फॉरेन पॉलिसी पे सर उनका इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ उन्होंने दिया हुआ है फॉरेन पॉलिसी। उसमें तमाम इंटरनेशनल रिलेशन के अप्रोचेस डिस्कस किया है। मैंने भी किताब लिखी है, मैंने एक्चुअली पढ़ाया है। यस सर। तो जो अप्रोचेस है इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के, यस सर। तो अप्रोचेस आपको आइडिया है क्या क्या है? आइडिया सर ऐसे तो जैसे कि यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, निर्णय निर्माण, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग थ्योरी हो गया, और इसके अंदर सर संचार थ्योरी, कम्युनिकेटिव। आपका मनपसंद कौन सा थ्योरी है जिस पे आप कंफर्टेबल हो? मैं यथार्थवाद हूँ। और आप? वहाँ से पहन ले लीजिए। जैसे कि यथार्थवाद, अगर यथार्थवाद की अप्रोच को अगर हमें जानना है तो उससे पहले हमें ना इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे क्यों लाया गया और कैसे काम करता है, तो उससे पहले हमें आदर्शवाद के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे ये इंटरलिंक टॉपिक होता है। जैसे कि अगर बात करें आदर्शवाद की, जब आदर्शवाद फेल होता है ना उसके बाद ये यथार्थवाद की पॉलिसी लाई जाती है। जैसे हम E.H. कार की बुक देखते हैं, 20 ईयर क्राइसिस, 20 ईयर crisis. 20 year crisis? Yes, ma'am. 1990 to 39. ठीक है। क्योंकि सर यथार्थ जब आदर्शवाद जब फेल होता है ना उसके बाद फेल क्यों होता है आदर्शवाद? आदर्शवाद फेल सर इसलिए होता है क्योंकि ये ना जैसी पॉलिसी जिसकी बात करता है वो धरातल पे काम नहीं करती, क्योंकि बोलते हैं कि ना विश्व में ना शांति है, संघर्ष नहीं होता लोगों के बीच में, मतलब ऐसा जो मानव स्वभाव है ना मूल रूप से शांति चाहता है, लेकिन ना संघर्ष बस हो जाता, मतलब संघर्ष बहुत मिनिमम चांस है कि हो, लेकिन ऐसा नहीं हो। क्योंकि इससे क्या हुआ, ये फेल क्यों कर गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया ना अभी इसको नीति को मान लिया गया, फेल मान लिया गया। उसी टाइम पे मार्गन्था वगैरह आते हैं, मार्गन्था हो गया, E.H. कार हो गए, तो ये बोलते हैं ना आदर्शवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि मानव स्वभाव होता है वो मूल रूप से हिंसक होता है। मार्गन्थो की कौन सी बुक है? मार्गन्था की कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। कब आई वो? 1948। कितने प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने? 6 प्रिंसिपल। बताओ सर 6 प्रिंसिपल मार्गन्था। वैसे ही बताओ। ऐसे बताऊं कि जो मानव स्वभाव होता है, इरेज कर दो। जो सर मानव स्वभाव होता है वो संघर्ष चाहता है, शांति विश्वास नहीं करता, और सेकंड है कि वो शक्ति की बात करते हैं, और जो पहला ये है जो मानव स्वभाव सर सीक्वेंस वाइज तो नहीं बता रहा हूँ मैं, जनरली बता रहा हूँ। 6 प्रिंसिपल होते हैं तो उसको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बताइए। दूसरा शक्ति के लिए राष्ट्र प्रयास करते हैं, और जो राष्ट्र के हित होते हैं राष्ट्र हित के लिए काम करता है, और फोर्थ सर राष्ट्र के हित परिवर्तनशील होते हैं जो बदलते रहते हैं, और फिफ्थ प्रिंसिपल है कि जो राष्ट्र है चलो उन्होंने एक एथिक्स के बारे में भी कुछ बोला है उन 6 प्रिंसिपल में। एथिक्स वो क्या है? नैतिकता है सर। जो एथिक्स है ना, आदर्शवादी का कॉन्सेप्ट था कि आदर्शवाद का कि नैतिकता पे राष्ट्र चलते हैं, लेकिन बोलते हैं ये नैतिकता सार्वभौमिक रूप से काम नहीं करते, मतलब हर जगह काम नहीं करते, ये होते हैं सापेक्ष होते हैं ना कि निरपेक्ष, मतलब हर जगह के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, राष्ट्र के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। 6th
सिक्स प्रिंसिपल सर अच्छा कोई बात नहीं। कोई बात ये नहीं। यथार्थवाद मार्गंथियों ने दिया कंपाइल किया, इसके पहले कुछ आप फिलोसफी का फाउंडेशन कुछ है? यस सर, वो जैसे थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली, फेलुमिन वॉर करके बुक लिखते हैं, तो इन्होंने बताया फेलुमिन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर पेलोपोनेशियन किसके टाइम पे हुई थी ये और कहाँ हुई थी? ये सर स्पार्टा और एथेंस के बीच की कहानी है सर। थ्यूसिडाइड्स। उसमें क्या थ्यूसिडाइड्स क्या एस्टैब्लिश? उसमें सर ये था कि जैसे कि जो एथेंस था वो नैतिकता पे चलते थे, और जो स्पार्टा था वो यथार्थवाद और सैनिकवाद को ज्यादा बढ़ावा देते थे। तो इसमें ये था कि जो एथेंस था ना हार जाता था और स्पार्टा जीता था। उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट चला कि महिला और पुरुष को दोनों को बराबर ट्रेन करना चाहिए, आर्मी के लिए डिसिप्लिन बनाना चाहिए। आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने क्रिकेट अपनी हॉबी बताया, आपने बोला फॉरेन पॉलिसी भी आपको पसंद है, तो एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने क्रिकेट का यूज़ करके इंडियन डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया है और फॉरेन रिलेशंस को मजबूत किया है, ट्राई किया है, मजबूत किया है नहीं किया, वो प्रयास किया गया था। कौन से प्रधानमंत्री और क्या योजना थी वो? कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? क्रिकेट का यूज़ किया गया है उसमें, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम भी दिया गया था, बड़े फेमस एक टाइम पे पीरियड में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट, 2 टर्म है। ये सर रशिया के लिए यूज की जाती है, ओपननेस के लिए और वो बाजारवाद के लिए। किसने की थी ये सर जो गोरबचोव, मिखाइल गोरबचोव। उस टाइम यूएसएसआर था, रसिया था क्या? यूएसएसआर था सर। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसआर की फुल फॉर्म हिंदी में बता दीजिए सर, इंग्लिश में पता था लेकिन ऐसे याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रिलीजन में ऑफेंसिव और डिफेंसिव रिलीजन। हाँ यस सर, ऑफेंसिव जो मर्साइबर ने टर्म कॉइन की थी कि जो मेरा है ऑफेंसिव रियलिज्म है, और केनेथ वॉल्स का ऑफेंसिव है कि ऑफेंसिव ऐसा था बचने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र की लड़ाई ना हो, और ऑफेंसिव में लड़ाई करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं दूसरे राष्ट्र पे कि हमारी बात मान। जैसे कगारवाद की नीति आपने मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ, जैसे कगारवाद की नीति होती है उसी पे काम करता है ऑफेंसिव रियलिज्म कि सामने वाले राष्ट्र पे इतना दबाव बना दिया जाना चाहिए कि वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसे मर्साइमर ने दिया है। और जो केनेथ वॉल्स के लिए यूज करते हैं डिफेंसिव, कि राष्ट्र शांति चाहता है कि लड़ाई ना हो, मतलब डिफेंस के तौर पे। क्या है स्ट्रक्चरल रिलीजन केनेथ वॉल्स का? ये बोलते हैं कि राष्ट्रों के बीच में अराजकता है, राष्ट्र के बीच में अराजकता बनी हुई है, लेकिन ऐसी कोई संस्था काम नहीं करती जिससे कि हिंसा को रोका जा सके, मतलब शक्ति को कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए हमें वर्ल्ड लेवल पे कोई ऐसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए कि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, आपने आइडियलिज्म और रियलिज्म के बारे में बात की कि आइडियलिज्म फेल कर रहा था इसलिए रियलिज्म आया। तो जब रियलिज्म काम नहीं कर रहा था तो आइडियलिज्म ने अपने आप में भी बहुत सारे सुधार किया और एक नई थ्योरी आई, लिबरल इंटरनेशनलिज्म। उसके बारे में आपको क्या पता है? लिबरल इंटरनेशनलिज्म जैसे मैम आप बता रहे हैं कि जैसे कि इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे निर्भर रहते हैं, और मतलब कल्चरल रूप से दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जैसे कि व्यापार के तौर पे या फिर कोई डिप्लोमेसी के थ्रू। किसने दिया ये सर हैंस कोहेन और जोसेफ नाई ने। चलो रॉबर्ट कोहेन ठीक ठीक है बैठिए बैठिए। अभी ये इंटरव्यू आपका कंप्लीट है, अब थोड़ा फीडबैक्स ले लेते हैं। सर आप बताइए। आप ना उमा, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बड़ा जनरलाइज सा कर रहे हो चीज़ों को ना, कॉन्फिडेंटली। आप जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, पढ़ा है आपने, लेकिन आप अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ों को उसमें मिला रहे हो। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की आपसे डेफिनेशन पूछी तो आपने बताया कि व्यक्ति के बीच में और ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे बोला, राष्ट्रों के बीच के संबंध को हम इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में तो वी डील ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशंस अमंग द नेशंस, ठीक। और जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी डील ऑन दी पॉलिटिकल रिलेशंस, है ना। तो अपने आप उसमें चीज़ों को जनरलाइज मत करो, ऐसे कॉन्फिडेंटली ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप सही हो। आप कई बार उसमें कुछ चीज़ें मिला रहे हो,
सर वो एट टर्म शब्द याद हाँ, नहीं। नहीं उसको थोड़ा ध्यान रखो। दूसरा, आप आज अच्छी तरह इंटरव्यू के लिए तैयार होके आए थे हर तरीके से? हाँ नहीं सर, सब तरीके से तो नहीं, आप थोड़ा हाँ, आपका जो वेशभूषा है वो ठीक नहीं है। आपका हेयर स्टाइल, आपके कपड़े प्रेस नहीं है, आप ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब आपने ऐसे नहीं जाना है वहाँ पे। ये टीचर का स्टाइल, हेयर स्टाइल नहीं होता है, हाँ, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। ये वेशभूषा बहुत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सिंपल रही है। और ये आपका एक तो प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा लगा कि हॉबीज़ को लेके आप थोड़ा वीक हैं। हॉबीज़ जो भी लिखें उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखिए अच्छे से। दूसरा, चेयर भी आपकी काफ़ी हिल रही थी स्टार्टिंग में, अभी तो फिर ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में आप ऐसे 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 हो रहे थे, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी। बाकी नॉलेज को ब्रशअप कीजिए, सर ने बता ही दिया कि वो सब जो इन्फॉर्मेशन है आपकी। अच्छा, एक चीज़ आपने बोली कि इंटरनेशनल रिलेशन में आपने रॉबर्ट कैपेसिलिसी अपना कैनेथ वॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट बताया, और उसमें उन्होंने आपने जोड़ दिया कि वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए ऐसा। तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट में था ही नहीं। हाँ, अपनी तरफ से Generalize आपने कर बता देते हैं चीज़ों को ना, बड़ा कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पकड़ जाएगा कि बहुत गलत बोल दिया ये तो। वो तो Confidently लिबरल बोल देते हो इंटरनेशनलिज्म है, इसलिए मैम ने आपसे काउंटर क्वेश्चन जो किया। है वो आपको एकदम 1 2 3 सीक्वेंस आपने आपने पहला जो बताया पहला है कि नहीं, जो मैंने नेचर को लेकर आपने बताया, हाँ, वैसा नहीं, तो आप इसे एक बार रिलूप कीजिए। सर मैं क्रम एक्चुअली वो डिफाइन भी करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, पावर को, उसको थोड़ा सा ना मतलब सिस्टमेटिक हो आप थोड़ा सा। अगर जैसे मान लो ये भी बोल रहे हो आपको सिस्टमेटिक नहीं पता है, तो आप पहले बोर्ड को ये बोलें कि सर मुझे थोड़ा सा ना सीक्वेंस वाइज ध्यान नहीं आ रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको जो मुझे ध्यान आ रहा है वैसे वैसे बता रहा हूँ। मतलब चीज़ों को बोलना भी है तो सामने से परमिशन लेते हुए आपने करना है कि सर मैं थोड़ा सा प्लीज़ आप चाहें तो मैं इसको ऐसे कर लूँ। ऐसा नहीं भाई अपनी तरफ से ही आप मतलब चीज़ें एक तरफा चल रहा है मामला। सर मेरे पास मैक्सिमम ओपी और पीएल पार्टिया का नहीं, तो आप फिर से पढ़ लीजिए, फिर से सिलेबस देखिए, बुक रिकमेंडेशन देखिए। आप अगर एसएल से किए हो ना ग्रेजुएशन, तो उसके सिलेबस में जाओगे तो नीचे आपको रीडिंग लिस्ट, क्वालिटी रीडिंग लिस्ट या आप मतलब व्हिच इज सेम पढ़िया और थोड़ा सा ना इनको अवॉइड करके आप थोड़ा ये सब ना टेक्स्ट बुक मानी जाती है, ये गाइड बुक की ठीक है, एक जगह सब कुछ डाल और है दिया। थोड़ा सा एक आध अब सीएल वाइपर में पहुंचो, इंटरनेशनल रिलेशन में बेलीज एंड स्मिथ की बात कीजिए, स्मिथ की आपने यूज किया है। अब पढ़ना पड़ेगा। आप प्रोफेसर बनने वाले ना, देखिए आप जब तक स्कूल कॉलेज में थे तब तक अलग बात है कि चलो ठीक है, जो गाइड मिल गई, जो किताब मिल गई उतना पढ़ लिया, बट अब आपको दूसरों को पढ़ाना है, तो आपका नॉलेज का स्तर अगर वहीं तक रहेगा तो आप देखिए होता क्या है, नॉलेज ऐसा है, अब इससे फनल डाउन होगा और कम हो जाएगा, फिर जब आपका सोर्स ही इतना कम है तो आप बच्चों को क्या दोगे। तो ठीक है, जो भी आपने पढ़ा अच्छी बात है, आप वहाँ तक पहुँचे, परसेंटेज वगैरह भी पहले खराब थे फिर ठीक किया आपने, बट थोड़ा सा काम कीजिए और अपने जो अच्छा, अब इस पर तो वैसे हमने रिसर्च टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाया आपसे, बट ठीक है, तो उस पर भी तैयार करके जाइएगा, जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में हर एक फैक्चुअल डिटेल, अगर आप बीजेपी बोल रहे हैं तो बीजेपी के बारे में फिर फैक्चुअल डिटेल एक एक लीडर कैसे आपने 45 साल का टाइम पीरियड लिया बीजेपी का स्टडी करने का। सर मैंने कम लिया था तो मैं कैसे ये बहुत वेग होता है टॉपिक, ये ऐसे फैल जाता है। कहीं से भी कुछ भी वो पकड़ कहेंगे ले। कि आपने इतना 45 साल की स्टडी आप 200 पेज में कैसे कर पाओगे। सर मैंने स्टार्टिंग में कम लिया तो मैं गया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलता। नहीं, ये मेरा ओपिनियन, इट्स माय ओपिनियन कि टॉपिक पीएचडी का बहुत फोकस्ड होना चाहिए। और अगर अभी सर जो बोले ना तो ऐसे रिप्लाई नहीं करना, बोलना ठीक है सर मैं इस पे विचार करूंगा और इसको सुधारूंगा, ये नहीं बोलना, एक्सक्यूजेस नहीं। और जो इग्नू के आप स्टडी मटेरियल पढ़े होंगे ना, यस इवन इग्नू के स्टडी मटेरियल बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं, पीछे आप देखिएगा व्हिच रेफरेंस कैन बी एक्सप्लोर्ड। आपको क्वालिटी बताना है, याद होने चाहिए, आप उनको पढ़ना नहीं है। बहुत ज़्यादा पढ़ो ना पढ़ो लेकिन आपको याद होनी याद चाहिए। होने चाहिए। रेफरेंसेस हाँ, सजेस्टेड रीडिंग्स क्या हैं, कोई आपको आईआर के जर्नल क्या हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, वर्ल्ड फोकस को थोड़ा सा कि ऐसा लगे कि एडिटोरियल सर उसका मैं पढ़ता हूँ उसका पढ़ता हूँ, कोई बुक्स ऐसे तो ध्यान रखना चाहिए। हिंदू में सर उनका आता है, जागरण में उसका आता है, भास्कर में सर वो लिखते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा कौन कौन लिखता है। थोड़ा शार्पन कीजिए, अब रॉ है उसको थोड़ा शार्प कीजिए। करंट अफेयर्स भी अपडेट रहिए।
है ना। कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, बात अच्छे से कर रहे हैं आप, तो तुरंत जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। बट नॉलेज हल्का सा इम्प्रूव करना है, और वो जो बोलते टाइम बहुत तेज़ी से बोल जा रहे हैं, थोड़ा मतलब सहम के, मतलब उसको कंट्रोल में रखें। फॉर्मेलिटीज लेके आओ। हाँ, आप खड़े हुए, आपने टॉपिक ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दिया कि आप थोड़ा सा बताओ, बच्चे बैठे हैं, गुड मॉर्निंग करो, आज बताओ कि सर बच्चों आज हम इस चीज़ पे पढ़ेंगे। लगना चाहिए कि क्लास में बोल रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर उसको लिखो, फिर सीधा ही शुरू हो जा रहा है। छक्के पे शुरुआत नहीं करते, थोड़ा वार्म अप करके चीज़ों को, फॉर्मल। चलिए, थैंक यू।